लेट्स बिगिन। सो लास्ट क्लास जो है हम डिस्कस कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ्स। वी हैव डिस्कस द फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ एंड फोर्थ वाला ग्राफ जो है वो हमें फिर से डिस्कस, वो वाला पार्ट जो है हमें डिस्कस करना था। सो विल डिस्कस द फोर्थ ग्राफ इन अ मोमेंट। बट यहाँ तक आप सभी ने रिवाइज कर लिया क्या? डिड यू गाइज रिवाइज अप टू हियर? हमने डिस्कस किया था कि आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी, आपका करंट जो है या फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही स्टार्ट होगा। यहाँ पे इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी का इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या होता है बताओ? इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेस, व्हाट इज द एक्चुअल क्वांटिटी दैट इज इंक्रीजिंग? करेक्ट। अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो यानी कि इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका मतलब क्या होता है कि हम नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, राइट? फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी पे अलग तरीके से डिपेंड करता है। अगर आपका फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट है तभी जाके करंट जो है वो शो करेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट नहीं है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज नॉट सफिशिएंट, देन आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो वैसे भी नहीं होगा। ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू कीप इन माइंड। उसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया था, ये वाला है काइनेटिक एनर्जी, एंड देन काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ ही है जो कि हमने मॉडिफाई किया था। काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला ग्राफ यूज किया था। तो उस केस में आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में ग्राफ जो है वो नेगेटिव साइड में आता है। बस दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड इस केस में आपका स्लोप जो है वो एच आता है, इस केस में आपका स्लोप जो है वो एच बाई ई आता है। ओके, सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लास्ट ग्राफ। अब देखो लास्ट ग्राफ क्या है, ये जो है ये रियल केस है या ये जो है ये प्रैक्टिकल केस है, और ये वाला जो है ये आइडियल केस है। जैसे कि हमने आइडियल, अच्छा, आइडियल का मतलब कि ये चीज जो है अगर आपका एक परफेक्ट केस होता तो। ना अब देखो यहाँ पे इन दोनों का मतलब क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको एक 100 मार्क्स का पेपर दे रहा हूँ, ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं आपको 100 मार्क्स का पेपर देता हूँ। क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने आपको सारे के सारे पढ़ा दिए, एंड सभी के, एंड आप सभी जो है वो आइडियल स्टूडेंट्स हैं, राइट? लेट्स से फॉर अ मोमेंट कि आप सभी जो है आइडियल स्टूडेंट्स हैं। सारे क्वेश्चंस जो है मैंने आपको अगली क्लास में करवा देते, तो देन हाउ मच वुड यू बी गेटिंग इफ यू वर ऑल आइडियल स्टूडेंट्स? करेक्ट। अगर आप सभी एकदम आइडियल स्टूडेंट्स होते, एकदम आदर्शवादी होते, तो क्या होता? 100 में से 100 आता, राइट? एंड एवरीबडी वुड हैव गॉटन 100 आउट ऑफ 100 इन एन आइडियल केस, यस और नो? आइडियल का मतलब आप सभी को पता है ना, आइडियल का मतलब इन अ परफेक्ट केस। ओके, सो इन अ परफेक्ट केस और आइडियली एवरीवन शुड हैव गॉटन फुल मार्क्स। बट प्रैक्टिकली हमेशा क्या होगा? प्रैक्टिकली हमेशा देयर विल बी अ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? There will be people who have gotten less than 10 and there will be people who have also gotten 100, right? जब भी आपने आज तक जितने भी एग्जाम्स दिए हैं हमेशा क्या रहा है? हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। सो आपका एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ ऐसा सा रहेगा, ठीक है? कि कुछ बच्चे जो है वो 0 भी लाए हैं, कुछ बच्चे जो है वो 100 भी लाए हैं, एंड मैक्सिमम बच्चों का जो है कुछ एक इन बिटवीन मार्क्स आएगा, यस और नो? ओके, ना अब अगर सपोज करो कि भाई मुझे ये पता चला है कि आप लोगों ने एग्जाम में जम के चीटिंग किया है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे पता था कि भाई आप लोगों ने एग्जाम में चीटिंग किया है, राइट? तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं सबके जो है 20 मार्क्स जो है मैं डिक्रीज कर दूंगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल। ओके, ना अगर आपके पास एक आइडियल केस होता, इफ इंस्टेड इट वाज द आइडियल केस, एंड अगर मैंने 20 मार्क्स जो है वो सब्सट्रैक्ट किया है, तो अब सबके मार्क्स कितने होंगे बताओ? करेक्ट, अब सबके मार्क्स जो है वो 80 हो जाएंगे, राइट? अच्छा, और अगर मैं अब रियल केस करूं, ध्यान दो, और अगर मैं एक रियल केस करूं तो क्या होगा? तो कुछ बच्चों के जिनका की 80 आएगा, कुछ होंगे जिनका की 70 आएगा, कुछ होंगे जिनका की 60 आएगा, एंड सो ऑन, यस और नो? तो एसेंशियली ये ग्राफ क्या होगा? ये ग्राफ जो है वो पीछे के साइड शिफ्ट करेगा, ठीक है? और अगर इस ग्राफ को जो है मैं पीछे के साइड शिफ्ट करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, यस और नो? ठीक है। नाउ इफ आई गेट टू फाइंड आउट कि आप लोगों ने बहुत चीटिंग किया है, देन इंस्टेड ऑफ लेट्स से 20 आई विल बी सबट्रैक्टिंग 50, ठीक है? तो अब अगेन और भी ज्यादा लोगों के जो है 0 एंड उसके बिलो आ जाएंगे, यस और नो? यस नो? अच्छा, किस वैल्यू पे हर किसी का 0 हो जाएगा? मैं ऐसा कौन सा वैल्यू सबट्रैक्ट करूं कि हर किसी का 0 होगा? ऑब्वियसली आई शुड पुट इट एज 100। नाउ यहाँ पर जो है एग्जैक्टली सेम चीज ही आपको बता रहा है। यहाँ पर जो है देखो आपको एग्जैक्टली सेम चीज बता रहा है। पहले हम आइडियल केस देखते हैं। ओके, फर्स्ट लेट्स लुक एट द आइडियल केस। नाउ जब तक आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, जब तक आपका पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑपोजिट एंड पे रीच कर रहे हैं। एंड अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट एंड पे रीच कर रहे हैं तो आपका करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एंड आपका करंट जो है वो स्टेबल रहेगा, यस और नो?
दिस इज द केस व्हेन एवरीबॉडी गेट्स दिस इज द केस व्हेन एवरीबॉडी गेट्स परफेक्ट मार्क्स, राइट? अब लेकिन अब क्योंकि आइडियल केस चल रहा है, तो किस वैल्यू पे करंट जो है वो जीरो होगा? ठीक स्टॉपिंग पोटेंशियल पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो रहेगा, एग्जैक्टली एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, which is why only at the stopping potential will the current completely drop to zero. Is this clear? Yes or no? ठीक है, बट देखो आइडियल, ये था आपका आइडियल केस, ओके, ये था आपका आइडियल केस। हम रियल केस में एक सेकंड पे आते हैं ना। अभी देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ क्लास पहले क्या बताया था कि अगर आपका एनर्जी लेट्स से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, वर्क फंक्शन लेट्स से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी we have discussed another term kinetic energy max, okay, so यहाँ पे ke max जो है वो कितना आएगा? वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आएगा। बट कोई भी एक रैंडम फोटोन का, सॉरी, कोई भी एक रैंडम फोटो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल एनर्जी कहां से कहां तक लाई करेगा बताओ? वेरी गुड, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल एनर्जी जो है वो तो लेके 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी करेगा। यस और नो? यहां तक पहले क्या आप सभी को समझ में आया? Right, so in a real case not every electron will have the same kinetic energy. हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है वो अलग अलग होगा। Now let's say for example I have a couple of electrons. Let's say for example मेरे पास है एक इलेक्ट्रॉन A, then B, then C, then D. A इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, B का जो है 0.5 है फॉर एग्जाम्पल, ओके, C का जो है 1 है, D का 1.5 है, एंड E का जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, ओके। नाउ ये मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इनका कुछ एक एक्सवाइजेड काइनेटिक एनर्जी है जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। नाउ इफ लेट्स से दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो, ओके, इफ लेट्स से कि अभी मैंने ऑपोजिंग पोटेंशियल जो लगाया है वो जीरो है, तो इन दैट केस ऑल ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स वुड बी एबल टू रीच। ये वाला हो सकता है पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, बट अदरवाइज बाकी के सारे तो पहुंच जाएंगे। यस और नो? इफ द ऑपोजिंग पोटेंशियल इज लेट्स से 0 वोल्ट्स, तब तो ऑलमोस्ट ये सारे के सारे जो पहुंचेंगे। हो सकता है ये वाला पहुंचे, हो सकता है नहीं पहुंचे, डजंट मैटर, ओके। नाउ अब अगर सपोज करो कि मैं ऑपोजिंग पोटेंशियल जो है वो मैं 0.8 वोल्ट्स डाल दूं, तो अब बताओ कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पाएंगे? करेक्ट, ए और बी जो है वो दोनों ही नहीं पहुंच पाएंगे, राइट, ए और बी नहीं पहुंच पाएंगे, बट सी डी ई जो है वो पहुंच पाएंगे। तो अब देखो क्या हुआ कि in our previous case where the opposing potential was zero, in that case let's say 5 electrons was reaching. In this case now only 3 electrons are reaching, okay। अब अगर मैं opposing potential को और बढ़ा देता हूं, let's say I put it as 1.2 volts, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पाएंगे बताओ? करेक्ट, अब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पाएंगे, that would be D and E, right? Let's say if I put the opposing potential as 1.8 volts, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पाएंगे? सिर्फ एक, that is only E। एंड किस वैल्यू पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा? एट वैल्यू लेट्स से 2 वोल्ट्स, राइट। सो यहाँ पे देखो एसेंशियली क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं वोल्टेज जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा हूँ, मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच पा रहे हैं वो चीज डिक्रीज कर रहे हैं, राइट। एंड अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर रहे हैं, देखो हमने लिखा था I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, एंड क्यू हमने क्या लिखा था? N इंटू ई बाई टी। तो अगर मेरा n जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो मेरा I भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल केस जो है वो एग्जैक्टली यही है, ओके। प्रैक्टिकल केस जो है या ये जो रियल केस है ये एग्जैक्टली यही है कि नॉट एवरी इलेक्ट्रॉन विल हैव द सेम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स का जो है या एनर्जी का जो है कुछ एक डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा ओवर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, एंड थोड़े थोड़े वैल्यूज पे जो है कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिक्रीज करेंगे। अगर आइडियल केस होता तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव स्टॉप्ड एट द सेम पोटेंशियल, बट इन अ रियल केस सम इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉपिंग ड्यूरिंग ऑल द पोटेंशियल वैल्यूज। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ग्राफ सभी को समझ में आया? ओके, सो हमने कुछ assumptions लिखे थे at the very beginning of photoelectric field. We had written some assumptions. Let's just go through them very quickly. Okay, now देखो यहाँ पे आपके points क्या क्या है। Now let's look at the first point here. There is no delay in ejection of electron. There is no delay in ejection of electron का मतलब क्या है कि सपोज करो ये एक सरफेस है, ओके, लेट्स से मेरे पास लाइट 1 है, लाइट 2 है, लाइट 3 है, ओके। लाइट 1, लाइट 2, लाइट 3 का मतलब क्या है? मैं ये पता करना चाहता हूँ क्या इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, क्या इन तीनों लाइट्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो सफिशिएंट है या नहीं, टू फाइंड आउट इफ दे कैन क्रिएट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन दिस मेटल, ओके। सो मैं लाइट 1 शाइन करूंगा, आई डू नॉट हैव टू वेट,
ओके ऐसा नहीं है कि अच्छा 5 मिनट बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा या 10 मिनट बाद निकलेगा, अगर निकलना है तो वो इंस्टेंटली निकलेगा और अगर नहीं निकलना है तो वो वैसे भी नहीं निकलेगा. So let's say if I cite line 1 and I see no electrons, is there a chance of this ever showing photoelectric effect? चाहे मैं कितना भी देर शाइन करूं, fact it will never show you photoelectric effect. Let's say मैंने लाइट 2 शाइन किया एंड लाइट 2 जो है वो इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट किया. सो अब चाहे मेरे पास लाइट 2 धीमे हो, दैट इज नॉट ब्राइट, या फिर ब्राइट हो, ओके दोनों ही केसेस में L2 जो है वो मुझे हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा. ओके इंटेंसिटी हैज नथिंग टू डू विद इट. एंड लेट्स से मैंने लाइट 3 शाइन किया, अब अगर मैंने ब्राइट लाइट शाइन किया, ब्राइट L3 शाइन किया, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है, तो क्या डिम वाले में भी शो करेगा? करेक्ट, डिम वाले में भी शो करेगा, बिकॉज इंटेंसिटी हैज नथिंग टू डू विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेकिंग इफेक्ट और नॉट. ओके इंटेंसिटी हैज ओनली टू डू कि अगर निकलेगा तो ज्यादा निकलेगा. ये पार्ट आप सभी को क्लियर हुआ? सो द फर्स्ट पॉइंट इज देयर इज नो डिले ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आप चाहे ब्राइट लाइट शाइन करो चाहे आप डिम लाइट शाइन करो, अगर निकलना है तो वो निकलेगा और अगर नहीं निकलना है तो वो वैसे भी नहीं होगा. राइट नाउ एंड द टाइम डिफरेंस इज 10 to -8 सेकंड्स, कि इसके अंदर जो है वो निकलेगा ही निकलेगा. ओके कई बार हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे दे कि लाइट वाज शाइन फॉर 1 सेकंड, देयर वाज नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड. If the light is shined for 5 seconds, will photoelectrons be observed? तो उस केस में obviously आपका आंसर क्या आना चाहिए बताओ? Correct. In that case, your answer would be no. Is this clear to everyone? Okay. Next देखो, the intensity of light does not determine डिटरमाइन वेदर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गया. ओके ना यहाँ पे मतलब वही है कि मेरे पास कितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स हो, हर एक फोटॉन का एनर्जी जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए, तभी जाके वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जो है निकाल पाएगा. नंबर ऑफ फोटॉन्स डज नॉट मैटर, इट्स नॉट द क्वांटिटी, इट्स द क्वालिटी. ओके ध्यान रखो. However, if photoelectric effect is taking place, then increasing the intensity increases photoelectric current. ये वाला पार्ट जो हमने डिस्कस कर लिया. One photon can reject one electron. ये वाला आप याद रख लो. This we will understand just in the next concept. Next आप देखो, the energy of photon must be greater than a threshold value, and the excess energy is converted to kinetic. इसमें तो और कुछ है नहीं, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. This is basically your E is equal to work function प्लस काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए एंड जो भी एक्सेस है वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, टू स्टॉप द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वोल्टेज इज अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है ये भी हमने पढ़ लिया. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. नाउ ये चीज देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ये एक सेंटेंस ध्यान में रखो कि अगर लाइट जो है वो वेव नेचर का होता, अगर लाइट जो है वो वेव नेचर का होता तो फिर कोई भी लाइट हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता. तो यहाँ पे चलो पॉइंट लिख देता हूं, आप भी इस चीज को नोट कर लो. इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन had only wave nature, then photoelectric effect would have been shown by any light. यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या है, कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था, आप इस चीज को नोट कर लो. अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था कि सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से निकालने के लिए, लेट्स से मेरा वर्क फंक्शन जो है दैट इज फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, मेरे पास दो फोटोन है, फोटोन ए फोटोन बी. फोटोन ए के पास है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, फोटोन बी के पास है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. बताओ बिटवीन फोटोन ए एंड फोटोन बी कौन सा, एज फार एज व्हाट वी हैव स्टडीड, कौन सा फोटो इलेक्ट्रिफाई कर सकता है? करेक्ट, सिर्फ बी ही है जो कि कर सकता है, क्योंकि बी ही है जिसका कि एक पार्टिकल के पास इतना एनर्जी है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए. दिस इज ओनली वैलिड इफ इट वाज पार्टिकल नेचर. अगर लाइट जो है वो वेव नेचर ही शो करता, अगर लाइट का जो है पार्टिकल नेचर नहीं होता, अगर सिर्फ वेव नेचर होता, देन इन दैट केस ए एंड बी बोथ वुड हैव बीन एबल टू शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. आपको सिंपली करना क्या पड़ता कि ए लाइट जो है वो आप ज्यादा देर तक शो करते. तो इन दैट केस 3A would have been able to remove an electron, but because this does not happen, it's a proof कि अच्छा लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखता है. Is this clear? Obviously आपको अभी हो सकता है रिलेट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा कि अच्छा इससे पार्टिकल नेचर क्यों प्रूव होता है, बट फॉर द मोमेंट जस्ट मेमोराइज कि अच्छा नहीं इसी ये जो है यही आपका प्रूफ है फॉर पार्टिकल नेचर. ओके ऑफ कोर्स इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिलेट राइट नाउ, बट ये चीज फिर आप फिजिक्स में आगे में कवर करोगे. Is this clear?
क्लियर? ओके, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आपका यहीं पे ही खत्म होता है। फोटो इलेक्ट्रिक में इतने ही क्वेश्चंस है एंड इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं है। सो यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? शुड वी स्टार्ट विद अनदर टॉपिक? Okay, so now today we are going to start with another topic, and by far the most important topic in your atomic structure. So what we are going to discuss is Bohr's model. Bohr's model of atom. ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालो Bohr's model. This is a very 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 important model. बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो इसमें से ही आते हैं, तो ये चीज आपको एकदम परफेक्टली याद होना चाहिए। स्टार्ट करें? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या फिर आप बोर्स मॉडल, आप चाहे तो यहाँ पे पोस्टुलेट्स लिख लो। पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स यानी कि बेसिकली आपके कुछ की पॉइंट्स या अजम्पशंस। ओके, so the first point of Bohr's model is that the electrons do not revolve in any orbital, sorry, in any orbit rather they revolve around the nucleus. They revolve around the nucleus in fixed orbits, and they do not lose energy while moving in these fixed orbits. The electrons do not revolve in any orbit, rather they revolve around the nucleus in fixed orbits and they do not lose energy while moving in these fixed orbits. ये वाला बताओ, ये जो है they do not lose energy while moving in fixed orbits, ये वाला किस चीज या कौन से डीमेरिट को हटाने के लिए बताओ? डू नॉट लूज एनर्जी, करेक्ट। हमने जो एक पढ़ा था रदरफोर्ड का डीमेरिट, पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगर एक चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट हो रहा होता है तो इन दैट केस इट लूजेस एनर्जी। तो बोर्स मॉडल जो है वो सबसे पहले इस चीज को उसने एड्रेस किया कि अगर वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट है जिसमें कि मूव करने पे एनर्जी जो है वो लूज नहीं करता है, राइट? सो द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट बट रादर फिक्स्ड ऑर्बिट्स वेयर दे डू नॉट लूज एनर्जी। इसी में हम कंटिन्यू करें। these orbits are called as stationary states, ओके। स्टेशनरी क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो एनर्जी यूज नहीं करते हैं। ओके, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट या इट रिमेन्स वेयर इट इज। तो स्टेशनरी स्टेट इसलिए क्योंकि वहां पे या उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एनर्जी यूज नहीं करते हैं। फिर इसमें हम कंटिन्यू करें। these stationary states, अब देखो इस केस में हम नंबरिंग कैसे करते हैं? K L M N, और हम क्या बोलते हैं? N इज इक्वल टू फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड सो ऑन। ओके, K जो है हमारा फर्स्ट, L जो है सेकेंड, M जो है थर्ड। ये तो आप लोगों ने शायद स्टैंडर्ड 10 में भी पढ़ा होगा या स्टैंडर्ड 9 में भी पढ़ा होगा। ये सुनो, यस नो? देखो फिर हम इसमें कंटिन्यू करें। these stationary states have radius such that the angular momentum क्या होता है? ये आप फिजिक्स में कवर करोगे। such that the angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. These stationary states KLMN or n is equal to 1, 2, 3, 4, etc. have radius such that the angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. इसी चीज को हम कैसे लिखते हैं? mvr is equal to nh by 2 pi. पहले आप ये चीज लिखो,
यहाँ पे एम वी आर जो है इसको हम बोलते हैं कैपिटल एल, और दिस इज बेसिकली योर एंगुलर मोमेंटम। तो आप सभी को पता है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज एम इंटू वी। तो अगर यहीं पे आपका एम वी आर आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। लिख लो। आर इज रेडियस, करेक्ट, आर इज रेडियस, हैव रेडियस सच दैट, तो यहाँ पे आर जो है वो रेडियस है। इसके अलावा एक और चीज आप हो सकता है कई बार ऐसा भी देखो, एच बाई टू पाई को जो है आप इस तरह से देखो, एच बार, एच बार, ओके ना, इस सीरीज को हम बोलते हैं डायरैक एच, ओके। या हो सकता है आप आप कहीं पे इसको ऐसे पढ़ो एज एच बार, ओके। तो बस आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप इसी चीज को ऐसे भी देखो, एम वी आर इज इक्वल टू एन डायरैक एच। बस आप इस चीज को ध्यान में रखो, लिख लो। लिख लिया? लिख लिया यहाँ तक? थर्ड पॉइंट, the lowest energy state, the lowest Dirac H Planck's constant। हाँ, यहाँ पे ये H जो है this is called as Planck's constant, this H is called as Planck's constant, H by 2 pi is called as Dirac H, okay। H is Planck's constant, H bar is Dirac H। now next देखो, the lowest energy state, the lowest energy state of an electron is called as its ground state, is called as its ground state, and an electron does not lose energy in its ground state, in its ground state, however it can absorb energy। अभी के लिए आप इसको लिखते जाओ, अगेन मैं आपको जैसे जैसे आगे बताता जाऊंगा, आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो। however it can absorb energy, absorb energy and jump to an excited state, jump to an excited state or higher state। Fourth point, the electron can stay in an excited state, can stay in an excited state for a maximum of 10 to the power minus 8 seconds, after which it must jump to a lower excited state, after which it must jump to a lower excited state or ground state by emitting energy or photons, by emitting energy or photons।
देख लिया? The electron can stay in an excited state. The electron can stay in an excited state for a maximum of 10 to the power minus 8 seconds, after which it must jump to a lower excited state or ground state by emitting energy or photons. Photons. देखिए यहां तक. Next point. The electron can only absorb energy at ground state. इसका मतलब हम आगे देखेंगे. Can only absorb energy at ground state and not in any excited state. And not in any excited state. Next point. The energy, velocity, radius of an electron is quantized in Bohr's model. लिखते जाओ. Seven point. The centripetal force of attraction is given by the electrostatic force of attraction between electron and nucleus. Yeah. ओके, आई विल सजेस्ट कि आप इसके नीचे 6-7 लाइन जो है वो आप छोड़ दो. 6-7 लाइन आप क्यों छोड़ दो? क्योंकि जैसे जैसे हम बोर्स मॉडल आगे डिस्कस करते जाएंगे आपको खुद को लगेगा कि देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू मस्ट मेंशन राइट हियर. ओके, सो आई विल सजेस्ट कि आप इसके नीचे 6-7 लाइन छोड़ दो, बिकॉज हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आ ही जाता है जो कि आप इसके नीचे लिखना चाहते हैं. ओके, सो आई विल सजेस्ट यू लीव 6-7 लाइन्स. छोड़ दिया, रखा, आगे बढ़े. Okay, so now there are two important points that we need to take from here. Again, मैंने अभी आपको वो सारे points जो है वो explain नहीं किए हैं, वो आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा. Now, so right now we are only going to focus on 2 points here. एक हमने point बोला that the angular momentum is an integral multiple. Okay, वो वाला point क्या था बताओ? The angular momentum of an electron is an integral multiple of क्या था बताओ? अपने नोट्स ही देख के बताओ. एंगुलर मोमेंटम, करेक्ट. सो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था दैट वाज योर एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh by 2 pi. वी आर गोइंग टू यूज दिस. जो हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाउ व्हाट डज दैट मीन? अगर कोई भी एक पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ एनी पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसका एक्सेलरेशन का हमेशा डायरेक्शन क्या होता है? हैव यू गाइस स्टडीड दिस? पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? अगर कोई भी एक पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा होता है, आप लोग फिजिक्स में अभी क्या कर रहे हो? फिजिक्स में आप लोगों ने एफबीडी वगैरह बना लिया क्या? नहीं बना है? अरे चलो ठीक है, चलो इग्नोर. सो यहाँ पे देखो आपको क्या समझना है कि जब भी एक पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा होता है एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, राइट? सो अगर हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन वेक्टर
फोर्स जो है वो भी आपका वेक्टर होता है, यस नो, कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, सो अब तो यानी कि सेंटर की तरफ जाने वाला कोई एक फोर्स है, इजंट इट, सेंटर की तरफ जाने वाला कोई एक फोर्स है, तभी जाके आपका पार्टिकल जो है वो एक सर्कल में मूव कर पा रहा है। एंड एक न्यूक्लियस पे कौन सा टाइप का चार्ज होता है बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? करेक्ट, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, राइट, ऑपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे कहाँ से आता है, वो इन दोनों का म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है वहीं से ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आता है। क्या ये पार्ट सभी को क्लियर हुआ? ओके, नाउ हाउ डू वी रिप्रेजेंट सेंट्रीपिटल फोर्स? F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यस और नो? एंड ऑफ कोर्स आप लोगों को कूलम्बिक फोर्स भी आता है, somebody just said the right word। एंड चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। एंड उस एफ का हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, यस नो? ओके, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर थिंग, एंड दीज टू फोर्सेस आर इक्वल, एंड दीज टू फोर्सेस आर इक्वल। नाउ ये लास्ट पार्ट जो है वो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी हमारा क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप सभी को पता, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बस आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम ऐसे लिखते हैं, माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। यहाँ पे क्या है, के वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर है। पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको अब लिखते हैं माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर। बस आप इस चीज को ध्यान में रखो, ओके, जस्ट मेमोराइज दिस। नाउ वी आर गोइंग टू यूज ऑल ऑफ दिस। सबसे पहले देखो हमारा यहाँ पे अजम्पशन क्या है, व्हाट वी आर अज्यूमिंग हियर इज कि मेरे पास न्यूक्लियस में, ध्यान दो कि मेरे पास न्यूक्लियस में आई हैव जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, मेरे पास न्यूक्लियस में आई हैव जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 10 प्रोटॉन होते तो चार्ज कितना आएगा, 10 इंटू चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन, यस और नो? अगर मेरे पास 10 प्रोटॉन होते तो मैं क्या लिखता, 10 इंटू चार्ज ऑफ ईच प्रोटॉन। अगर लेट्स से मेरे पास 20 होते तो मैं क्या बोलता, 20 इंटू चार्ज ऑफ ईच प्रोटॉन, यस और नो? सो अगर मेरे पास जेड प्रोटॉन्स है तो इसका चार्ज कितना आएगा न्यूक्लियस पे, दैट इज न्यूक्लियस पे चार्ज, यानी कि मैं यहाँ पे बेसिकली Q1 बता रहा हूँ। जो हमारे पास यहाँ पे Q1 एंड Q2 है, तो मैं यहाँ पे Q1 बता रहा हूँ। तो मेरे पास Z इंटू चार्ज ऑन अ प्रोटॉन आएगा, बट चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज बेसिकली सेम एज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसको सेम एज Z इंटू E लिख सकता हूँ, यस और नो? ठीक है भाई, बिकॉज चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज सेम एज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मैं चलो यहाँ पे लिख मेंशन भी कर देता हूँ, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ताकि आप बाद में कंफ्यूज भी ना हो। सो ये जो है ये मेरा Q1 का वैल्यू हुआ, ये जो है ये मेरा Q1 का वैल्यू हुआ ना। अब Q2 बेसिकली मेरे पास क्या है, Q2 जो है वो तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो E ही आएगा, ये सुनो, बिकॉज अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसका चार्ज क्या आएगा, ओनली ई आएगा। देखो पहले यहां तक समझ में आएगा, यहां तक पहले आप सभी नोट कर लो, यहां तक पहले आप सभी नोट नोट कर लिया, ओके। तो अब मुझे आप बताओ कि ये जो मैंने लिखा है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो बताओ इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा अगर आप Q1 Q2 को सब्सटीट्यूट करते हो, तो बताओ यहाँ पे इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, दिस विल बिकम के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यस और नो, चेक करो। ये आ जाएगा। एंड अब आप मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ, पोटेंशियल का फाइनल फॉर्म क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल फॉर्म क्या आ जाएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर आ जाएगा, चेक करो, क्लियर, समझ में आ रहा है?
सभी को समझ में आ रहा है? ओके ओके। सो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, नाउ दिस हैज बिकम ई स्क्वायर। कैसे देखो, Q1 क्या है, Q1 जो है वो ZE है, Q2 क्या है वो सिर्फ E है, तो ZE इंटू ई। ठीक है, ओके कंटिन्यू। सो अब देखो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, नाउ आवर वर्क हैज बिकम मच इजियर। नाउ सिंस दीज टू फोर्सेस आर इक्वल, तो इससे मेरा देखो क्या कंक्लूजन आता है कि mv² बाई आर इज इक्वल टू kZe² बाय r²। यस और नो? ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस डाउन वंस अगेन। सो मेरा पहला इक्वेशन जो है वो ये आया, मेरा दूसरा इक्वेशन जो है वो मैं यहां से उठा रहा हूँ। ओके, विच इज mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। पहले आप लोग यहाँ तक फटाफट लिख लो, यहाँ तक पहले आप लिख लो, उसके बाद जाके हम आगे बढ़ते हैं। पहले आप यहाँ तक लिख लिया? ओके, सो अब देखो मैं यहाँ पे आगे क्या करने वाला हूँ। अब देखो मैं आगे यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। मैंने पीछे मैंने आपको देखो जस्ट अभी एक पॉइंट लिखवाया था कि दी एनर्जी, वेलोसिटी एंड रेडियस आर क्वांटाइज्ड। एंड मैंने आपको क्वांटाइजेशन का मतलब भी बताया था। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ओनली सम पर्टिकुलर वैल्यूज आर पॉसिबल, द रिमेनिंग वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल। मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज करो रूल जो है दैट इज लेट्स से स्क्वायर्स, लेट्स से रूल जो है वो स्क्वायर्स है, तो 1 आएगा, 4 आएगा, फिर 4 के बाद क्या आएगा बताओ? करेक्ट, 9 आएगा। 5 6 7 8 जो है ये सब आपके पॉसिबल नहीं है। 9 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा बताओ? करेक्ट, 16 आएगा। 10 11 12 13 14 15 जो है ये वैल्यूज जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो पीछे लिखा है कि आर वी एंड ई, रेडियस वेलोसिटी एंड एनर्जी आर क्वांटाइज, तो यहाँ पे हम वही निकाले कि अच्छा तो यहाँ पे रूल क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको रूल बताया कि द रूल वाज स्क्वायर्स। ओके, तो इसी तरह से वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट हियर कि अच्छा यहाँ पे रूल क्या है। नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, हमें क्या क्या निकालना है, आर वी एंड ई निकालना है। बताओ बिटवीन आर या वी कौन सा पहले निकाले बताओ? वी कैन फाइंड आउट एनी वन। चलो पहले आर निकालते, नहीं पहले ई नहीं आएगा, पहले हम आर निकालते हैं। चलो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट आर। नाउ अब देखो इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए देखो आर कैसे आएगा, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। हम फर्स्ट इक्वेशन को देखो, सो mv² बाई आर इज इक्वल टू kZe² बाई r²। एक आर यहाँ कैंसिल, एक आर यहाँ कैंसिल, सो आर मेरा क्या आ गया, kZe² बाई mv²। ओके, बट v जो है अभी भी वेरिएबल है, तो v को मैं यहाँ पे यूज करके सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। बताओ मेरा v यहाँ से क्या आएगा, v वुड बी इक्वल टू, देखो v क्या आ जाएगा, NH/2 पाई m r आ जाएगा। ओके, अब इस v को जो है मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। नाउ ये वाला आप सब्सटीट्यूट करो, आई विल सॉल्व दिस इन अ मिनट, बट आप लोग एक बार पहले कॉपी में सॉल्व करो, आप लोग एक बार पहले कॉपी में सॉल्व करो। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r दैट यू आर गेटिंग। ऑब्वियसली आई विल सॉल्व, बट आप एक बार फिर से ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आया। देखो मैं भी यहाँ पे साइलेंटली सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी अपनी कॉपी में सॉल्व करो, देखो आप हमारा फाइनल आंसर मैच करता है या नहीं करता है। देखो चेक करो ये आंसर आया क्या, देखो आप सभी चेक करो।
अच्छा एक टर्म छूट गया, यहाँ पे एक m आएगा, देखो चेक करो। अंडर रूट नहीं आएगा, अंडर रूट कहीं पर भी नहीं आएगा, देखो चेक करो एक बार। देखो मैच कर रहे हैं, राइट। सो देखो मैं इसी चीज को, अब मैं इसी चीज को, मैं सेम चीज को देखो थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूँ। आर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर बाय 4 पाई स्क्वेयर एम के ई स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर बाई जेड। देखो मैंने इन दोनों को जो है अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि जेड जो है वो वेरिएबल है। जेड जो है वो वेरिएबल क्यों है, क्योंकि हो सकता है मेरे पास हीलियम हो, इन दैट केस जेड जो है वो 2 आ जाएगा। हो सकता है मेरे पास कार्बन हो तो जेड जो है वो 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो जेड जो है वेरिएबल है, मैंने उसको अलग लिखा। सिमिलरली एन जो है वो वेरिएबल है, मैंने उसको अलग लिखा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि आपका इंटीजर जो है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो एन और जेड यहाँ पे वेरिएबल है, इन दोनों को मैंने अलग कर दिया। बाकी के देखो सभी वैल्यूज जो है वो तो फिक्स्ड है। एच का वैल्यू फिक्स्ड है, पाई का वैल्यू फिक्स्ड है, एम जो है दैट इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू फिक्स्ड है। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, देखो ये के जो है ये कहाँ से आया, ये के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से आया, और इसका वैल्यू भी फिक्स्ड है बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट। एंड सिमिलरली यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू भी फिक्स्ड है, राइट। सो ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर कांस्टेंट, ओनली दीज टू आर वेरिएबल। तो इसी चीज को हम कैसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। ओके, इस चीज को आप सभी नोट कर लो। हो सकता है कई बार आप इसको एज आर नॉट देखो, हो सकता है कई बार आप इस चीज को एज ए नॉट देखो। आर नॉट एंड ए नॉट, बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड एज बोर्स रेडियस। ओके, या हो सकता है कई बार आप इसको ऐसे पढ़ोगे एज बोर्स कांस्टेंट। हो सकता है कई बार आप ऐसा सुन लो। एंड आर नॉट ए नॉट दोनों का ही जो वैल्यू होता है दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये आपको वैल्यू परफेक्टली याद रखना है। आप इस चीज को कई बार एज अप्रोक्सीमेट कर सकते हो 0.53 एंगस्ट्रॉम। लिख लो पहले आप यहां तक। हो सकता है आप कई बार आर नॉट देखो, हो सकता है आप ए नॉट देखो। दीज आर कॉल्ड एज बोर्स रेडियस और बोर्स कांस्टेंट, एंड इसका वैल्यू कितना होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, और इन सम केसेस यू कैन अप्रोक्सीमेट इट एज 0.53 एंगस्ट्रॉम। पहले आप फटाफट यहां तक लिख लो। लिख लिया आप सभी ने ना। अब अगर आपका, अब देखो, अब अगर आपका आर का वैल्यू आ गया है, नाउ रेस्ट एवरीथिंग यू कैन वेरी इजीली सॉल्व। देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, पहले आप सॉल्व करो, आई विल ऑब्वियसली सॉल्व इट इन अ मिनट। नाउ आपके पास आर का वैल्यू आ गया है, आप इस आर को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास v का वैल्यू आ जाएगा, राइट। सो आर वी एंड ई निकालना है। आर मैंने निकाल दिया, वी मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। ना एनर्जी देखो कैसे आएगा, ना इन सभी को हम सेपरेटली निकालेंगे। ना इन सभी को हम सेपरेटली निकालेंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। आपको सिर्फ यहाँ पे v का वैल्यू डालना है तो आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगा, के जेड स्क्वायर बाई आर, हमारे पास आर का वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। टोटल एनर्जी विल बी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। ओके, आप लोग फटाफट इसको सॉल्व करो, टेक 5 मिनट्स, इट शुड बी इनफ, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या क्या निकालना है, वेलोसिटी, एनर्जी, एनर्जी यानी कि काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल। सॉल्व करो, आई गिव यू 5 मिनट्स। ऑफ कोर्स आई आल्सो बी सॉल्विंग इट साइलेंटली, बट आप इसको खुद से पहले ट्राई करो।
आई एम नॉट स्पीकिंग, मतलब मैं बोला ना आई एम सॉल्विंग दिस साइलेंटली। देखो आप अपने नोट्स के साथ चेक करो। पहले अभी आप एक बार सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डेरिवेशन जरूरी है या नहीं। अभी तो आप इसको नोट कर लो। राइट, सो इस चीज को हम लिख सकते हैं एज v इज इक्वल टू v नॉट z बाई n। v नॉट का वैल्यू जो होता है दैट इज 2.31 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी नॉट 2.31, मैंने गलत बोल दिया, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। चेक करो यहां तक सही गया। यहाँ तक सही है। ओके, लेट्स डू द एनर्जी पार्ट, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पहले मैं काइनेटिक एनर्जी कर रहा हूँ, ज्यादा इजी है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, सो हाफ इंटू एम इंटू इस पूरे चीज का स्क्वायर, इंटू इस पूरे चीज का स्क्वायर। तो ये आपका क्या रहेगा, 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। 1 सेकेंड। where was I? हाँ, सो ये देखो, ये पूरा एंटायर v का टर्म जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई बॉटम में इसके क्या है, यहाँ पे क्या रहेगा, एच स्क्वायर आ जाएगा। सो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी वुड बी, ध्यान से देखना, सो दिस वुड बी 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई टू द पावर 4m डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। देखो चेक करो, कुछ ऐसा आएगा। इस पूरी चीज को हम लिखते हैं के ई इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। चेक करो। आप लोग लिख भी रहे हैं या सिर्फ डन यस करते जा रहे हैं? खुद से भी लिख रहे हैं ना? देखो पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या आएगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, पी ई इज इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, सॉरी नॉट के जेड स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। बस आपको यहाँ पे आर का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है, आर का ये वाला वैल्यू। तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम कंप्लीट डिवाइड बाय, तो ये नीचे में आएगा तो ये ऊपर में आ ही जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली ऊपर में लिखा हूँ, इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। देखो चेक करो मैंने सही लिखा है क्या? हाँ सही लिखा है। अब ऑब्वियसली जो पार्ट कॉमन है उसको आप एक साथ लिखो। तो यहाँ पे देखो जेड एंड जेड जो है वो एक साथ आ जाएगा, ई स्क्वायर एंड, तो देखो आपका ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, -4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई टू द पावर 4m इंटू जेड स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा एन स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करो। ओके, कंपेयर दीज टू। तो बताओ अगर इस चीज को मैं ई नॉट के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? देखो आप इसको और इसको कंपेयर करो। तो अगर इस वैल्यू को मैंने ई नॉट बोला तो ये वैल्यू कितना आएगा बताओ? वेरी गुड, ये वैल्यू जो है ये आपका आ जाएगा -2 ई नॉट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। देखो चेक करो ऐसा आएगा। यहाँ पे देखो बहुत सिंपल, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, सो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो ये एसेंशियली क्या हुआ, इसका डबल हुआ। तो अगर यहाँ पे ई नॉट है तो यहाँ पे 2 ई नॉट आ जाएगा। ओके, नाउ फाइनली एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी
प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपका क्या आ जाएगा -2 E0 Z² बाय n² प्लस E0 Z² बाय n²। तो ये आपका देखो क्या आ जाएगा, बताओ व्हाट बी द टोटल, इट विल बी -E0 Z² बाय n²। अगेन ये मेरा लिखने का तरीका है, यू शुड ऑलवेज राइट इट एज यू राइट नॉर्मली। ओके, दिस इज सिंपली माय मेथड ऑफ राइटिंग। लिख लिया? लिख लो। तो ऑब्वियसली मैंने आपको अभी तक ई नॉट का वैल्यू नहीं बताया, तो आप ई नॉट का वैल्यू लिख लो। सो ई नॉट का वैल्यू होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, ई नॉट का वैल्यू होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एंड हम इसी चीज को जो है जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बताओ जूल्स में कितना आएगा ये? 2.18 इंटू 10⁻। चलो ये वाला आप खुद से करो। कितना आएगा बताओ? 2.18 इंटू 10⁻, माइनस, बताओ बताओ। बहुत डिफिकल्ट भाई। -20 नहीं आएगा, क्या कर रहे हो? -18 आएगा। मैंने 2.18 कर दिया ना। 21.8 होता तो हाँ -19 आता, मैंने 2.18 कर दिया ना। देखो चेक करो। हैज एवरीबडी नोटेड इट डाउन? नोट कर लिया? ओके। सो अब देखो, मैं जस्ट इन सभी चीजों को एक साथ लिख रहा हूँ। आई एम जस्ट राइटिंग ऑल ऑफ दिस डाउन इन 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 द सेम प्लेस। आप भी ऐसा ही करो। सो देखो मेरा आर क्या आया, आर इज इक्वल टू R0 n² बाई z आया। यहाँ पे मेरा R0 इज सेम एज E0 एंड इसका वैल्यू कितना है? 0.529। नहीं, आई डिड नॉट मल्टीप्लाई 96। हाँ, मैं इसको किलो जूल पर मोल में नहीं निकाला हूँ ना, मैं इसको सिंपली जूल में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। आई मल्टीप्लाइड इट विद 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻। एनीवेज, so यहाँ पे R नॉट का वैल्यू कितना है? 0.529 एंगस्ट्रॉम, which we can also approximate as 0.53 एंगस्ट्रॉम। देन हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला V का है, which is equal to V0 Z by N। एंड यहाँ पे हमारा V0 का वैल्यू कितना आया? 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, राइट। लास्ट में हमारा आया एनर्जी। बट एनर्जी के केस में वी फाउंड आउट 3 टर्म्स। सिर्फ एनर्जी जब भी आपको बोला जाए तो इट ऑलवेज मीन्स टोटल एनर्जी। सिर्फ एनर्जी बोला जाए तो इट ऑलवेज मीन्स टोटल एनर्जी। एंड ध्यान दो, हमारा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? यू कैन चेक योर नोट्स, पर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? सही बोलना, आप बताओ। टोटल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या था? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, दैट इज करेक्ट। बट इसका फॉर्मूला हम क्या लिखे थे? -E0 Z² बाई n²। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लोग हर बार यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, लोग जो है हमेशा -n भूल जाते हैं, राइट। सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो -E0 Z² बाई n² आएगा। यहाँ पे E0 का वैल्यू जो है दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, डिपेंडिंग कि आपको क्या यूज करना है, राइट। नाउ दिस एनर्जी का मतलब होता है हमेशा टोटल एनर्जी। फिर उसके अलावा हमने निकाला था काइनेटिक एनर्जी। बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बताओ? ऑब्वियसली यू कैन चेक योर नोट्स, अभी तो जस्ट हम स्टार्ट ही करें। करेक्ट। तो ये आपका क्या रहेगा? E0 Z² बाई n²। यहाँ पे E0 का वैल्यू सेम 13.6 ही है। एंड जहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखा था उसका वैल्यू क्या था बताओ? इट वाज -2E0 Z² बाई n²। ओके, फटाफट आप लोग यहाँ तक लिखिए। जब भी आपको सिर्फ एनर्जी बोला जाए उसका उसका हमेशा मतलब होता है टोटल एनर्जी। यू शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू यू।
तो यहाँ पे देखो, आप देख के बड़े आराम से बता सकते हो कि अगर सपोज करो मेरा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है दैट इज लेट्स से 5 जूल्स फॉर एग्जांपल। ओके, अगर मेरा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है 5 आएगा, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आ जाएगा इसके हिसाब से ही? वेरी गुड, कितना आ जाएगा? -10 जूल आ जाएगा। एंड मेरे पास टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा बताओ? करेक्ट, -5 आ जाएगा। आप इसको कैसे भी समझ सकते हो कि मेरा एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का बस साइन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन ऑपोजिट है। या फिर आप ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर सकते हो, जो आपका टोटल आएगा वो होगा टोटल एनर्जी। ओके, वी कैन ऐड बोथ ऑफ दीस एंड गेट द टोटल एनर्जी एज वेल। सो एंटायरली अप टू यू, आपको इसे सॉल्व करना है। साइन वगैरह सभी को क्लियर हुआ? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर द साइन एंड यू अंडरस्टैंड द साइन। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ सो लेट्स मूव अहेड। अब देखो, आप इन सभी वैल्यूज को यूज कैसे करोगे? यहाँ पे z और n का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखो आपका, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर। यहाँ पे n जो है वो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? n जो है वो यहाँ पे आपका ऑर्बिट या फिर शेल रिप्रेजेंट करता है। ऑर्बिट या फिर शेल रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ? सपोज करो कि ये जो है ये आपका न्यूक्लियस हुआ, लेट्स से दैट दिस इज योर न्यूक्लियस। ना, इसको आप बोलोगे फर्स्ट शेल, इसको आप बोलोगे सेकंड शेल, इसको आप बोलोगे थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल एंड सो ऑन। ओके, जो हमारा फर्स्ट शेल होता है उसको हम अल्फाबेट में कौन सा अल्फाबेट बोलते हैं बताओ? करेक्ट, सो दिस इज आवर के शेल, दिस इज एल, दिस इज एम, दिस इज एन एंड सो ऑन, राइट? और अगर यहीं पे अगर आप के एल एम एन के जगह अगर इंस्टेड हम इसको नंबर्स में बोले, ऑब्वियसली इसके आगे ओ आएगा, फिर पी आएगा एंड सो ऑन। और अगर इसके जगह मैं इसको नंबर्स में बोलूं तो एन मेरा क्या आएगा? वेरी गुड, तो एन मेरा आएगा 1 2 3 4 5। ओके, तो जो हमने पिछले फॉर्मूलाज में जहां पर भी वो स्मॉल एन लिखा है, वो स्मॉल एन जो है वो ये शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं फर्स्ट शेल बोलूं तो मेरा शेल नंबर जो है वो 1 आएगा। सेकेंड शेल बोलूं तो मेरा शेल नंबर जो है वो 2 आएगा। अगर मैं एम शेल बोलूं तो मेरा शेल नंबर कितना आएगा? 3 आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये चीज आप नोट कर लो। तो वहां पर जो हमने फॉर्मूला में भी लिखा था, एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH बाई 2 पाई, वहां पर भी n जो है वो आपका ऑर्बिट या शेल नंबर ही है। राइट, यहां तक आप फटाफट कॉपी कर लो। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? यस, नो, यस, अच्छा। नेक्स्ट पार्ट, तो हमने n जो है वो तो क्लियर हो गया, n जो है वो तो क्लियर हो गया। नो, नेक्स्ट पार्ट इज z। z जब हमने एकदम बेसिक चीज लिखा था, z देखो जब हमने एकदम ही बेसिक चीज लिखा था तो हमने z क्या बोला था? z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। करेक्ट, z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो अब देखो, अब आपको ये चीज क्लियर कंप्लीटली समझ में आ गया। सो n इज बेसिकली आवर शेल नंबर, z इज बेसिकली मेरे पास कितने प्रोटॉन्स है। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूं हीलियम। ओके, लेट्स नॉट स्टार्ट विद हीलियम, लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोजन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोजन। तो अगर मैं आपको हाइड्रोजन बोलता हूं, तो हाइड्रोजन के पास उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है? करेक्ट, एक है। तो इसका z का वैल्यू वेरी सिंपली क्या रहेगा? 1 हो जाएगा। ओके, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल सोडियम। तो सोडियम के केस में इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है? 11। तो सोडियम के केस में आपका z का वैल्यू क्या रहेगा? 11 आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? क्लियर टू एवरीवन नाउ? ओके, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व अ कपल ऑफ एग्जांपल्स, आई एम गोइंग टू गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। उसके आगे जो है वो फिर आपको ही सॉल्व करना है। सो ये आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो छोड़ दो, एंटायरली अप टू यू, ऐसा कुछ खास है नहीं ये। ओके, सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, what is the radius of first Bohr orbit of H atom? What is the radius of first Bohr orbit of H atom? ये जो है एग्जाम्पल है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने आपको रेडियस मांगा है, राइट? रेडियस मांगा है तो बताओ हमें यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए? R इज इक्वल टू, बताओ आगे का आप बताओ मुझे। R इज इक्वल टू, यू कैन चेक योर नोट्स, R is equal to R naught into, very good, R naught into n square by Z,
ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग जो है कई बार आगे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आता है, कहाँ पे एन स्क्वायर बाय जेड आता है, कहाँ पे जेड बाय एन आता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेमोराइज दिस। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। आर नॉट का वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हम एंगस्ट्रॉम का वैल्यू जो है वो ध्यान में रखते हैं, इनटू एन स्क्वायर। बताओ, अब क्वेश्चन में मैंने आपको दिया व्हाट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, तो यहाँ पे बताओ एन मुझे क्या रखना चाहिए। वेरी गुड, एन का वैल्यू जो है वो मैं 1 रखूंगा, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। अब मैं अगर मैंने आपको एच एटम दे दिया है तो यहाँ पे जेड का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली जेड का वैल्यू भी यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो बताओ मेरा यहाँ पे रेडियस क्या आया, रेडियस आया 0.529 एंगस्ट्रॉम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑफ कोर्स डेरिवेशन पार्ट जो है वो ट्रिकी था, डेरिवेशन पार्ट जो है वो ट्रिकी था, बट अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट है क्या? ओके, यहाँ तक आप लोग फटाफट कंप्लीट करो। डेरिवेशन आपको याद करना जरूरी नहीं है, आप 0.53 यूज कर सकते हो, बट ऑब्वियसली ऑलवेज लुक एट योर ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं आप उसके हिसाब से उस चीज को वैल्यू यूज करो। हो गया? एग्जाम्पल सभी ने कॉपी कर लिया? ओके, लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल नाउ। बस ये एक और एग्जाम्पल है जो कि मैं सॉल्व करूंगा, इसके आगे जो है सारे क्वेश्चंस। ओके, लेट्स सॉल्व अनदर एग्जाम्पल, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्पल देखो। सो फाइंड द एनर्जी of an electron in second Bohr orbit of helium plus। ओके, ऑफ हीलियम प्लस। ना हीलियम प्लस देने का यहाँ पे सेंस क्या है? सबसे पहली बात, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ? हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? और अगर मैं हीलियम प्लस बोल रहा हूँ तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है? राइट, अब अगर मैं हीलियम प्लस बोल रहा हूँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि सो हीलियम प्लस यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहे हैं। हीलियम प्लस दिया हुआ है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वन सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट। ये सभी को क्लियर हुआ? आई बिलीव ये वाला क्वेश्चन अब आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। यस, नो, खुद से ट्राई करो। आप आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही निकालो, आंसर जो है वो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही निकालो, एंड साइन इज इंपॉर्टेंट। देखो, वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ एनर्जी बोला, यानी कि हमें टोटल एनर्जी वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करना चाहिए। सो E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। मैं आपको बार बार साइन के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज साइन हियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऑप्शंस में जो है हमेशा एक पॉजिटिव वाला दे देगा एंड हमेशा एक नेगेटिव वाला दे देगा, तो साइन हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब बस आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू डाल दो, सो -13.6 इंटू जेड। अब अगर मैंने आपको हीलियम दिया है तो जेड कितना आएगा बताओ? हीलियम में जेड कितना आएगा? करेक्ट, जेड जो है वो 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर। यहाँ पे मैं एन का वैल्यू क्या लूँ बताओ? आपको सेकंड बोर ऑर्बिट दिया हुआ है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। तो आपको सेकंड बोर ऑर्बिट दिया हुआ है, तो मैं एन का वैल्यू यहाँ पे क्या लूंगा? एन का वैल्यू मैं यहाँ पे 2 लूंगा, दिस इज ऑल्सो 2 का स्क्वायर। ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर जो है वो आपका कैंसिल आउट हो जाता है, तो मेरे पास यहाँ पे ई नॉट कितना आ रहा है, सॉरी एनर्जी कितना आ रहा है? -13.6 इलेक्ट्रॉन। चेक करो, इज दिस क्लियर? ओके, अब बाकी के जितने क्वेश्चन है वो सभी आपके लिए हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप खुद से करो। व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी
of an electron in third Bohr orbit, third Bohr orbit in H atom. कुछ try करें, very difficult. क्या आंसर आया बताओ? So we have a couple of options. कुछ options दिख रहे हैं. We'll check. देखो बहुत डिफिकल्ट सवाल. वेलोसिटी निकालना है, सो v इज इक्वल टू v नॉट. फॉर्मूला क्या है बताओ? v नॉट इनटू, करेक्ट, v नॉट इनटू z बाय n. मैं आपको बार बार ये चीज प्रैक्टिस कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. सो v नॉट का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z. h एटम है तो बताओ मुझे z क्या लिखना चाहिए? z जो है मेरा 1 आ जाएगा बाई n. यहाँ पे n का वैल्यू मैं क्या डालूं? n का वैल्यू आ जाएगा 3. सो ये तो काफी सिंपल सा ही है. सो दिस इज 0.72 इंटू 10 टू द पावर 6, या फिर ये क्या रहेगा 7.2 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड. देखो चेक करो ये आया. क्लियर टू एवरीवन? आई होप आप सभी को फॉर्मूला जो है वो समझ में आ गया होगा. फॉर्मूला समझ में आ गया एंड फॉर्मूला यूज कैसे करते समझ में आ गया. ओके ठीक है. सो आई एम जस्ट गिविंग यू वन क्वेश्चन एज अ होमवर्क. राइट, ये आपका होमवर्क होगा. सो लिखिए HW, how much time does an electron take to complete one revolution of कौन सा बोर ऑर्बिट लगाना है बताओ? विच ऑर्बिट? आपको मर्क्यूरी चाहिए, वीनस चाहिए, अर्थ, मार्स, जुपिटर, कौन सा? अर्थ. चलो थर्ड डालते हैं. revolution of third Bohr orbit in let's say lithium 2+. okay, तो से ट्राई कर. आपका ये होमवर्क है. लिख लिया सभी ने?